हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो प्रीवियस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 43 में हमने ख़त्म किया चैप्टर नंबर 3B दैट इज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज के इस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 44 में हम शुरू करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर नंबर 4 सप्लाई एनालिसिस। आज के इस लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 सप्लाई एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन। द स्टडी ऑफ सप्लाई इज एन इम्पॉर्टेंट एज अ स्टडी ऑफ डिमांड। एक तरफ से हमने डिमांड पढ़ा है कि किस तरीके से डिमांड को हमने जाना, डिमांड के टाइप देखा, मीनिंग देखा, लॉ ऑफ डिमांड देखा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा। उसी तरीके से सप्लाई को भी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सप्लाई के बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सप्लाई इज अ फंडामेंटल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट दैट डिस्क्राइब टोटल अमाउंट ऑफ अ स्पेसिफिक गुड्स और सर्विस दैट इज अवेलेबल टू द सेलर। यानी सप्लाई का मतलब है, पहली बात तो सप्लाई बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में। जिस तरह से डिमांड एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में, उसी तरीके से सप्लाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, और सप्लाई का मतलब क्या होता है? ये गुड्स है या किसी सर्विस का अमाउंट है जो अवेलेबल है। ठीक है, इट इज अवेलेबल टू द सेलर। एक सेलर के पास बेचने के लिए जो अवेलेबल क्वांटिटी है, उसी क्वांटिटी को हम साधारण शब्दों में कह देंगे सप्लाई। सिंपल वर्ड, द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल फॉर सेल एट एनी स्पेसिफाइड टाइम इज नोन एज सप्लाई। यानी एक सेलर के पास जिस गुड्स का जितना क्वांटिटी रखा होगा बेचने के लिए, दैट इज फॉर सेल। अगर सेल करने के लिए रखा है तो इस क्वांटिटी को, जितनी क्वांटिटी हमारे पास रखी हुई है, एक ऑब्वियसली वो इसका एक प्राइस होगा जो क्वांटिटी पर सेल करेगा, एक स्पेसिफाइड प्राइस, कुछ प्राइस पे बेचेगा और इसी क्वांटिटी को हम कहेंगे सप्लाई। क्लियर? तो इंट्रोडक्शन में मैं समझा कि एक सप्लाई क्या है, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है जो एक पर्टिकुलर अमाउंट पे बेची जाएगी। 5 किलो 2 रुपया, 3 किलो 5 रुपया, इस तरह की जो क्वांटिटी बेचने के लिए तैयार है उसी क्वांटिटी को हम सप्लाई कहेंगे। ठीक है, नाउ अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सप्लाई को और डिटेल में जानने से पहले हमें उन कॉन्सेप्ट को जानना, पढ़ना, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वो कॉन्सेप्ट कौन से हैं? वो कॉन्सेप्ट मेजरली 3 कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला टोटल आउटपुट, स्टॉक एंड सप्लाई। ये तीनों वर्ड्स, ये तीनों टर्मिनोलॉजीज सुनने में, समझने में आपको शायद एक जैसी लग रही होंगी, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा एक बेसिक डिफरेंस है और वही डिफरेंस को हम अभी इस कॉन्सेप्ट में क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं टोटल आउटपुट। अब टोटल आउटपुट का मतलब क्या होता है? आउटपुट इज प्रोड्यूस इन अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। टोटल, ये वर्ड आपको याद होना, टोटल अमाउंट कैन बी डिफाइन एज, टोटल आउटपुट कैन बी डिफाइन एज सम। अगेन आपको पता है सम का मतलब भी टोटल, बहुत बार आपको सिखाया। टोटल ऑफ सम ऑफ द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी प्रोड्यूस एट गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी एक बार में, एक साल में, एक समय में कितनी क्वांटिटी बनी इन एन इकोनॉमी। हम यहाँ पे पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, पूरे कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं। प्रोडक्शन लीड्स टू कंजम्पशन। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ही ज़्यादा कंजम्पशन होगा, यानी जितना ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा उतना ही ज़्यादा उस प्रोडक्ट को यूज़ किया जाएगा। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इनपुट्स आर कन्वर्टेड इनटू आउटपुट और फाइनल गुड्स। ऑब्वियसली आप रॉ मटेरियल इंसर्ट करेंगे और रॉ मटेरियल से क्या बन के निकलेगा? फिनिश्ड गुड्स आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इनपुट्स मशीन में इंसर्ट होगा या उस पर काम किया जाएगा और उससे डायरेक्ट आउटपुट प्रोड्यूस कर दिया जाएगा। कैसे? ठीक है, तो एक प्रोडक्शन के थ्रू होगा। आपको पता है प्रोडक्शन मीन्स कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड गुड्स। ये प्रोसेस का, प्रोडक्शन का मतलब भी आपको सिखाया था कि प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। प्रोडक्शन का मतलब होता है कि भाई हमने रॉ मटेरियल से एक फाइनल गुड्स बना दिया जो कंज्यूमर के पास अवेलेबल होगा, उसको फिनिश गुड्स कहेंगे। फिनिश गुड्स मींस फाइनल गुड्स, फाइनल आउटपुट जो कंज्यूमर के कंज्यूम करने के लिए रेडी हो। तो रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल अभी रॉ फॉर्म में है, वो कंज्यूमर के कंजम्पशन के लिए रेडी नहीं है। इसको एक्चुअल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा और इस प्रोसेस का नाम ही है मैन्युफैक्चरिंग। जिस जो प्रोसेस से गुजर रहा है इस प्रोसेस का नाम ही है मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्शन में जो टोटल आउटपुट, जो मार्केट में क्वांटिटी, जो जितना प्रोडक्शन के बाद क्वांटिटी जो अवेलेबल है, इस क्वांटिटी को, जितना प्रोडक्ट बना है, इसी को कहते हैं आउटपुट, यानी टोटल आउटपुट। याद रखेंगे, आउटपुट का मतलब क्या हुआ?
जितना क्वांटिटी एक्चुअल में प्रोड्यूस किया गया वही कहलाएगा टोटल आउटपुट। यानी एग्जाम्पल के लिए हम सिंपल वर्ड्स में समझ लेते हैं कि भाई एग्जाम्पल के लिए कि हमने 100 kg ऑफ पिकल या कह लीजिए किसी भी तरीके कोई प्रोडक्ट बनाया, लेट से हम यहाँ पे एग्जाम्पल अचार का ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने आम का अचार बनाया है 100 किलो, दैट इज 100 kg। तो 100 kg जो हमने प्रोड्यूस किया है, ये जो टोटल प्रोड्यूस किया है इसी को कहेंगे हम टोटल आउटपुट। क्लियर? टोटल आउटपुट क्लियर हो गया। जितना हमने टोटल एक्चुअल में प्रोडक्शन किया है उसी को हम कहेंगे टोटल आउटपुट। तो अगेन दूसरी टर्मिनोलॉजी आती है आपके सामने। अभी हमने टोटल आउटपुट पढ़ा, दूसरा टर्मिनोलॉजी, दूसरा वर्ड, दूसरा शब्द जो है वो है स्टॉक। तो चलिए स्टॉक देखते हैं, स्टॉक क्या चीज़ है। अब जो हमने टोटल आउटपुट समझा था हम उसे ही समझ रहे थे स्टॉक है, नहीं, हमने आपको सीखा कि ये तीनों वर्ड, तीनों शब्द एक दूसरे से मिलते जरूर लिख रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो दूसरा टर्म है स्टॉक। स्टॉक इज अ टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी अवेलेबल फॉर सेल विद अ सेलर एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यानी जितना भी प्रोडक्ट बना है पूरी इकोनॉमी में, अब वो प्रोडक्ट उसमें से कुछ पार्ट एक मैन्युफैक्चरर के पास आएगा मार्केट में बेचने के लिए। ऑब्वियसली जितना भी वो प्रोडक्ट परचेस करेगा कोई भी मैन्युफैक्चरर, एक सेलर जो परचेस करेगा मैन्युफैक्चरर से, तो ऑब्वियसली वो पूरा क्वांटिटी मार्केट में सेल करने के लिए नहीं लेके आएगा, वो पर्टिकुलर कुछ स्टॉक लेके आएगा मार्केट से, ठीक है। तो जितना टोटल प्रोडक्ट बना वो है आउटपुट, और उस आउटपुट में से जितना मार्केट में लेके आया गया वो है स्टॉक, ठीक है। इट इज अ सोर्स ऑफ सप्लाई। ऑब्वियसली सप्लाई कहाँ से होगा? सप्लाई लास्ट वाला टर्मिनोलॉजी। तो सप्लाई आएगा कहाँ से? सप्लाई आएगा स्टॉक से। स्टॉक कहाँ से आएगा? स्टॉक आएगा आउटपुट से। डिफरेंस हो मेरा? सप्लाई अभी थर्ड टर्मिनोलॉजी हमारे सामने आ रही है। सप्लाई हमारे चैप्टर का नाम ही है सप्लाई, इसलिए हमने पहले आउटपुट सीखा, स्टॉक सीखा, ठीक है। कंटिन्यू करते स्टॉक को। इट इज द पोटेंशियल सप्लाई। ऑब्वियसली पोटेंशियल सप्लाई मतलब जितना भी स्टॉक हमने बनाया है, लेके आया है, ऑब्वियसली पूरा का पूरा सप्लाई करने के लिए लेके आया है। कोई भी मैन्युफैक्चरर ने कोई भी ट्रेडर ने इस नियत से नहीं स्टॉक खरीदा था कि उसको सप्लाई नहीं करेगा या अपने वेयर हाउस में रखेगा। ऑब्वियसली जो स्टॉक लाया गया है उसका बेसिक रीजन ही है कि उसको सप्लाई में कन्वर्ट किया जाए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे आपको कह रहे हैं बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन स्टॉक कैन बी इंक्रीज। यानी अगर हमने प्रोडक्शन बढ़ा दिया, प्रोडक्शन याद है आपको, टोटल आउटपुट की हम बात करें, तो अगर हमने टोटल आउटपुट बढ़ा दिया तो हम क्या कर सकते हैं? स्टॉक को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। विदाउट स्टॉक, आगे आपको कह रहे हैं विदाउट स्टॉक सप्लाई इज नॉट पॉसिबल। ऑब्वियसली स्टॉक के बाद आएगा सप्लाई, स्टॉक में से बाद आएगा सप्लाई, स्टॉक के बाद सप्लाई होता है। जितना आपने स्टॉक वेयर हाउस में रखा हुआ है उसी में से निकाल के तो मार्केट में बेचेंगे। तो पहले टोटल आउटपुट यानी प्रोडक्ट बनाया जाएगा, उसको मार्केट में वेयर हाउस तक पहुंचाया जाएगा, और उस वेयर हाउस से, मार्केट से कंज्यूमर के घर तक सप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली स्टॉक सप्लाई कहाँ से आएगा? डायरेक्ट आउटपुट में से नहीं आएगा, बल्कि स्टॉक जो है, जो सप्लाई जो है वो स्टॉक में से आएगा, सप्लाई जो है वो स्टॉक में से आएगा। तो सप्लाई स्टॉक के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। आई रिपीट, सप्लाई तभी पॉसिबल है जब स्टॉक होगा। ऑब्वियसली हम कस्टमर के घर पर तब पहुंचाएंगे जब हमारे वेयर हाउस में कुछ चीज़ होगी, वो प्रोडक्ट, वो फिनिश गुड्स हमारे पास होगा, तभी तो हम कस्टमर तक पहुंचाएंगे। यस, नॉर्मली स्टॉक एक्सीड द सप्लाई। नॉर्मली जनरली बात कर रहे हैं, स्टॉक जो होगा ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा। आपके पास ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आपने टोटल आउटपुट बनाया था 100, ठीक है, उसमें से आपने मार्केट में बेचने के लिए स्टॉक किया है 80, 20 फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ऐसा हो सकता है कि भाई 20 kg आपने क्या किया? सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख लिया, अपने यूज़ के लिए रख लिया। कॉमर्स वाले स्टूडेंट समझ पाते हैं, दैट इज ड्रॉइंग। जब कोई भी मैन्युफैक्चरर, कोई भी ट्रेडर, कोई भी बिजनेसमैन कोई गुड्स अपने लिए विड्रॉ कर लेता है, उसे कहते हैं ड्रॉइंग, ठीक है। गुड्स या कैश, कुछ भी, कैश भी हो सकता है, काइंड भी हो सकता है। हम यहाँ पे वहाँ पे नहीं जाते, ड्रॉइंग की तरफ नहीं जा रहे हैं। हम इतना देख रहे हैं कि टोटल आउटपुट जो बना है वो 100 kg बना है, और उसमें से जो मार्केट में अवेलेबल है, जो स्टॉक हमें लेके आए हैं अपने वेयर हाउस में रखने के लिए, दैट इज 80 kg। याद रहेगा 80 kg। अब ऑब्वियसली इसी स्टॉक में से निकल के मार्केट में सप्लाई होगा, तो ऑब्वियसली सप्लाई कभी भी कितना भी बड़ा हो जाए 80 से ज्यादा थोड़ी होगा। इट मीन्स स्टॉक कैन नॉट बी, सॉरी, सप्लाई कैन नॉट बी ग्रेटर देन स्टॉक। अगर सप्लाई ऑब्वियसली हमेशा कम ही होगा, नॉर्मली 70, 60, 30, 40, लेकिन 80 भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है, मोर देन नहीं हो सकता है।
तो सप्लाई कैन नॉट बी ग्रेटर देन स्टॉक। हाँ, लेकिन स्टॉक कैन बी ग्रेटर और इवन इक्वल टू द सप्लाई। ठीक है, स्टॉक सप्लाई के हमेशा बड़ा होगा, कभी बराबर भी हो सकता है कि भाई स्टॉक 80 kg का है, सप्लाई भी 80 kg का हो सकता है, लेकिन स्टॉक से 80 का है, सप्लाई 70 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, एग्जैक्टली 80 भी इक्वल भी हो सकता है, लेकिन कभी भी 90 नहीं हो सकता। ये बात आपको याद रखना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सप्लाई एंड इट फिक्स एंड इनइलास्टिक। ठीक है, इनइलास्टिक होगा, हम सप्लाई को कभी भी चेंज नहीं कर सकते। जब तक आप स्टॉक को चेंज नहीं करेंगे सप्लाई चेंज नहीं होगा। ठीक है, कभी भी सप्लाई जो है वो इनइलास्टिक हो। याद आ रहा है आपको इलास्टिक और इलास्टिक का मतलब याद है? इलास्टिक मींस आप उस पर इम्पैक्ट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। इलास्टिक मींस आप उसको चेंज नहीं कर सकते। सप्लाई को अगर आपको चेंज करना है तो आपको स्टॉक को चेंज करना होगा। ठीक है, इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स सच एज मिल्क, फिश एक्सेट्रा, यानी पेरिशेबल गुड्स की बात कर रहे हैं, स्टॉक में बी इक्वल टू सप्लाई। तो कभी कभी जब हम पेरिशेबल गुड्स की बात करें, पेरिशेबल गुड्स मींस जिन स्टॉक की, जिन पर्टिकुलर प्रोडक्ट की लाइफ स्पैन बहुत कम होती है, जो जल्दी खराब हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि फिश, मिल्क, वेजिटेबल, ऐसे प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं। तो जब हम फिश और मिल्क, वेजिटेबल की बात कर रहे हैं, वो पेरिशेबल गुड्स हैं। तो ऑब्वियसली आप स्टॉक में आपके पास 80 है, तो आप उसको अब सप्लाई भी आप चाहेंगे कि 80 ही हो। क्यों? क्योंकि आप चाहेंगे कि आपका गुड्स जो पेरिशेबल, अगर आपने इसको ज्यादा समय तक अपने स्टॉक में रखा तो वो खराब होने का डर है, उसको खराब हो जाने का डर लगा है। इसी वजह से हम कभी भी नॉर्मली हम सप्लाई कम ही करेंगे, लेकिन पेरिशेबल गुड्स में कभी कभी बराबर भी हो सकता है कि जितना स्टॉक में है पूरा का पूरा सप्लाई मार्केट में प्रोड्यूस, एक मैन्युफैक्चर, एक कंज्यूमर के पास पहुंचा दिया गया, एक कंज्यूमर को बेच दिया गया। सिंपल वर्ड। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। On the other hand, for durable goods such as furniture, garments, etc., stock can exceed the supply. लेकिन पेरिशेबल गुड्स में, सिर्फ पेरिशेबल गुड्स में, सिर्फ और सिर्फ आपको रखना ड्यूरेबल गुड्स में। कौन से गुड्स में? ड्यूरेबल गुड्स में। जिन स्टॉक की लाइफ स्पैन ज्यादा होती है उनको कहते हैं ड्यूरेबल गुड्स। तो ड्यूरेबल गुड्स में आपको बता रहा है कि भाई स्टॉक कैन एक्सीड द सप्लाई। स्टॉक ज्यादा होगा सप्लाई के, हमेशा नॉर्मली जनरली कोई भी प्रोडक्ट होगा तो हमेशा स्टॉक बड़ा होगा और सप्लाई हमेशा छोटा ही होगा, कम ही होगा। सिर्फ और सिर्फ पेरिशेबल में आपको याद रखना कभी कभी बराबर हो सकता है, अदरवाइज हर केस में स्टॉक इज ऑलवेज ग्रेटर देन सप्लाई। तो सबसे पहले कौन सा होगा? सबसे बड़ा होगा टोटल आउटपुट। आउटपुट से छोटा क्या होगा? आउटपुट से छोटा स्टॉक। स्टॉक से छोटा क्या होगा? वो होगा सप्लाई। तो सबसे छोटा क्या होगा? सप्लाई होगा। ठीक है, तो चलिए सप्लाई पढ़ते हैं। सप्लाई इज अ रिलेटिव टर्म, क्योंकि अब सप्लाई जो है रिलेटिव टर्म है, यानी दूसरों पे डिपेंड करता है। कौन से दूसरे फैक्टर पे? इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन रिलेशन टू प्राइस, कि ऑब्वियसली हम कितना उसको बेचेंगे वो उसके प्राइस पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है, और कितना क्वांटिटी हम बेच रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो सप्लाई इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, ऑलवेज डिपेंड ऑन द अदर फैक्टर्स सच एज प्राइस, टाइम एंड क्वांटिटी। क्लियर? चलिए मीनिंग पढ़ते हैं। सप्लाई है क्या? द वर्ड सप्लाई implies that the various quantities of a commodity offered for sale by producer during a given period of time. ठीक है, तो एक सप्लाई मतलब ऐसी क्वांटिटी जो एक मैन्युफैक्चरर, एक प्रोड्यूसर अपने कस्टमर को ऑफर कर रहा है, बेचने के लिए तैयार है एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर प्राइस पे। इट इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। ऑब्वियसली भी हमने सीखा कि भाई सप्लाई डिपेंड करता है उस प्रोडक्ट का कौन से टाइम पे प्रोडक्ट बेचा जा रहा है और उसका क्या प्राइस कंज्यूमर से चार्ज किया जा रहा है। सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। आप जानते हैं कि भाई ज्यादा प्राइस होगा तो ज्यादा सप्लाई होगा, कम प्राइस होगा तो कम सप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि एज अ मैन्युफैक्चरर हम सोच रहे हैं। ठीक है, वहां पे जब हमने डिमांड सीखा था तो कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में सीखा था।
जब हम सप्लाई सीख रहे हैं, सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम प्रोड्यूसर्स बिहेवियर के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? प्रोड्यूसर के बारे में। तो ऑब्वियसली प्रोड्यूसर वही गुड्स बनाएगा, वही प्रोडक्ट बेचेगा, वही प्रोडक्ट को आगे बढ़ाएगा जिस प्रोडक्ट पे ज्यादा पैसा मिलता होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना कि भाई जब प्राइस ज्यादा था तो डिमांड कम होता था। Therefore, there is a inverse relationship between price and quantity demanded. There is a negative relationship between price and quantity demanded. But now we are talking about supply. तो supply जब ज्यादा होगा तो प्राइस जब ज्यादा होगा तो सप्लाई भी ज्यादा होगा। इससे हमें क्या पता चला? देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। ये दोनों साथ, अगर प्राइस ज्यादा होगा सप्लाई भी ज्यादा होगा, प्राइस अगर कम होगा तो सप्लाई भी कम होगा। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरर वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं करेगा या प्रमोट नहीं करेगा, पुश नहीं करेगा जिस प्रोडक्ट पे कम प्राइस मिल रहा है, जिस प्रोडक्ट पे कम कमाने के लिए मिल रहा है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी दैट द फर्म प्रोड्यूस एंड ऑफर फॉर सेल इन द मार्केट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, से अ डे, वीक, मंथ और ईयर। मतलब एक साल में, एक महीने में, एक दिन में जितना भी प्रोडक्ट मार्केट में कंज्यूमर को बेचने के तैयार हो जाता है एक मैन्युफैक्चरर, ये कहलाएगा हमारा सप्लाई। तो हमने तीनों कॉन्सेप्ट सीख लिए। सबसे पहले हमने सीखा टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट हमने सीखा कि टोटल आउटपुट होता है जितना भी क्वांटिटी हम बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उस प्रोड्यूस की हुई क्वांटिटी में से हम कुछ स्टॉक में लेके आते हैं, वेयर हाउस में रखते हैं। एग्जांपल के तौर में मैंने आउटपुट बताया था 100, टोटल 100 केजी आपने वो पिकल, वो अचार बनाया था, याद है आ रहा है? यस। तो उसके बाद आपने क्या किया? उस 100 में से 80 केजी आपने एक्चुअल में स्टॉक में लेके आए, 20 आपने अपने कंजम्पशन के लिए यूज कर लिया, और उसके बाद उस 80 में से आप 60 लेके आ रहे हैं मार्केट में सेल करने के लिए। दैट इज योर सप्लाई। क्लियर? अब आपको याद रखना है कि भाई हमेशा सप्लाई आउटपुट से तो कम ही होगा, सप्लाई सबसे कम होगा। सबसे पहले टोटल आउटपुट सबसे बड़ा होगा, उसके बाद होगा स्टॉक, उसके बाद होगा सप्लाई। सप्लाई पेरिशेबल कमोडिटी में कभी कभी सप्लाई और स्टॉक बराबर हो सकते हैं। कौन से केसेस में? पेरिशेबल गुड्स में। पेरिशेबल गुड्स मीन जल्दी खराब हो जाने वाले, जैसे मिल्क, फिश, वेजिटेबल्स। ठीक है, हाँ। लेकिन हमेशा ड्यूरेबल गुड्स में, जिन प्रोडक्ट की लाइफ स्पेन ज्यादा होती है, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, फर्नीचर, जिन प्रोडक्ट की लाइफ स्पेन ज्यादा होती है, उनमें हम अपने पास रख सकते हैं और कस्टमर को कम बेच सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं, 20 केजी हम बेच अपने पास सेव करके रख सकते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो ये आज के इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 44 में हमने सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर को थोड़ा सा टच किया है। दैट इज, यहाँ पे हमने सप्लाई को शुरू करने से पहले सप्लाई का आउटपुट देखा, आउटपुट का मीनिंग देखा, स्टॉक का मीनिंग देखा, सप्लाई का मीनिंग देखा। नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में हम शुरू करेंगे सप्लाई को, सप्लाई के डेफिनेशन सीखेंगे और सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे और ऑफ कोर्स गुड बाय।